नव दीक्षित, बगदाद, 30 सितंबर 1243। शम्स तबरीज़ के पीछे पीछे मैं अपने चुराए हुए घोड़े पर सवार था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हमारे बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि बिना दिखाई दिए उनका पीछा करना असंभव था। जब शम्स बगदाद के एक बाज़ार में अपने लिए कुछ सामान खरीदने और तरोताज़ा होने के लिए रुके, तब मैंने स्वयं को उनके सामने प्रकट करने का निश्चय किया। मैं अचानक उनके घोड़े के सामने जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अरे लाल बालों वाले मूर्ख, ज़मीन पर लेटकर क्या कर रहे हो? शम्स ने घोड़े पर बैठे बैठे कहा। उनके चेहरे पर आधा आश्चर्य और आधी मुस्कान थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ लिए और भिखारियों की तरह गर्दन ऊपर उठाकर विनती की। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। शम्स ने पूछा, क्या तुम्हें ज़रा भी पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं ठिठक गया। सच तो यह था कि यह प्रश्न कभी मेरे मन को आया ही नहीं था। नहीं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे आदर्श हैं। शम्स हंस पड़े। मैं हमेशा अकेला यात्रा करता हूँ और मुझे किसी शिष्य या विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आदर्श होने की बात है, मैं तो किसी के लिए भी आदर्श नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यदि भविष्य में तुम किसी गुरु की तलाश करो तो एक स्वर्णिम नियम याद रखना। इस संसार में नकली गुरुओं और झूठे शिक्षकों की संख्या दिखाई देने वाले ब्रह्मांड के तारों से भी अधिक है। सत्ता और प्रशंसा के भूखे लोगों को सच्चे मार्गदर्शकों के साथ मत मिलाना। एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु तुम्हारा ध्यान अपनी ओर नहीं खींचेगा, ना ही तुमसे अंधी आज्ञाकारिता या पूजा की अपेक्षा करेगा। वह तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता और सत्य को पहचानने में सहायता करेगा। सच्चे गुरु कांच की तरह पारदर्शी होते हैं। वे ईश्वर के प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। मैंने फिर निवेदन किया, मुझे एक अवसर दीजिए। हर महान यात्री के साथ कोई न कोई सहायक या शिष्य होता था। शम्स ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई। क्या तुम मेरे साथ रहने का सामर्थ्य रखते हो? उन्होंने पूछा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरी शक्ति मेरे भीतर से आती है। अच्छा, शम्स बोले, तो ये तुम्हारा पहला कार्य है। पास के सराय में जाओ, शराब का एक घड़ा लेकर आओ और यहीं बाज़ार में उसे पी जाओ। मैं स्तब्ध रह गया। मैं फर्श रगड़ सकता था, बर्तन चमका सकता था, 100 प्याज काट सकता था, लहसुन छील सकता था, वह भी आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर। लेकिन लोगों से भरे बाज़ार में बैठकर शराब पीना, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने भयभीत होकर उनकी ओर देखा। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कहा। यदि मेरे पिता को पता चला तो वे मेरी टांगें तोड़ देंगे। उन्होंने मुझे दरवेश बनने के लिए आश्रम भेजा था, कोई काफिर बनने के लिए नहीं। मेरे परिवार और मित्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शम्स ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। उनकी दृष्टि का दबाव वैसा ही था जैसे उस दिन महसूस हुआ था जब मैं दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, देखो, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तुम बहुत डरपोक हो। तुम इस बात की बहुत अधिक चिंता करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और यही कारण है कि तुम उनकी आलोचनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मुझे लगा कि उनके साथ जाने का अवसर मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि आप ये प्रश्न जानबूझकर नहीं पूछ रहे थे? इस्लाम में शराब सख्त वर्जित है। मुझे लगा आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। शम्स ने सिर हिलाया। लेकिन वह तो ईश्वर बनने की कोशिश होती। किसी की धार्मिकता को परखना या उसका न्याय करना हमारा काम नहीं है। मैं असमंजस में चारों ओर देखने लगा। उनकी बातें मेरी समझ से परे थीं। मेरा सिर ऐसे धड़क रहा था जैसे पकौड़ों के लिए आटा गूंथा जा रहा हो। शम्स आगे बोले, तुम कहते हो कि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो, लेकिन उसके लिए कुछ त्यागना नहीं चाहते। धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य या शारीरिक सुख, जो भी वस्तु किसी व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय हो, सबसे पहले उसी का त्याग करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने घोड़े की गर्दन थपथपाई और अंतिम निर्णय सुनाने के अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बगदाद में अपने
परिवार के साथ ही रहना चाहिए। किसी ईमानदार व्यापारी को खोजो और उसका शागिर्द बन जाओ। मुझे लगता है कि एक दिन तुम अच्छे व्यापारी बन सकते हो। बस लालची मत बनना। और अब यदि अनुमति हो तो मुझे आगे बढ़ना है। ये कहकर उन्होंने मुझे अंतिम बार सलाम किया, घोड़े को एड़ी लगाई और तेज़ी से दौड़ पड़े। उनके घोड़े के गूंजते खुरों के नीचे मानो पूरी दुनिया खिसकती चली गई। मैं भी तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और बगदाद के बाहरी इलाके तक उनका पीछा करने लगा। लेकिन हमारे बीच की दूरी बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वे दूर क्षितिज पर केवल एक काले धब्बे जैसे दिखाई देने लगे और फिर वह धब्बा भी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उसके बहुत देर बाद तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा मानो शम्स की पैनी निगाहें अब भी मुझ पर टिकी हुई हों। एला, नॉर्थैम्पटन, 24 मई 2008। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। एला इस कहावत पर पूरा विश्वास करती थी, इसलिए हर सुबह, चाहे वर्किंग डे हो या वीकेंड, वह रसोई में ज़रूर जाती थी। उसके अनुसार अच्छा नाश्ता पूरे दिन का माहौल तय कर देता था। उसने महिलाओं की पत्रिकाओं में पढ़ा था कि जो परिवार नियमित रूप से साथ बैठकर अच्छा नाश्ता करते हैं, वे उन परिवारों की तुलना में अधिक जुड़े हुए और सौहार्दपूर्ण होते हैं जिनमें हर सदस्य आधा भूखा घर से निकल जाता है। हालांकि एला इस शोध पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन पत्रिकाओं में वर्णित आनंदमय पारिवारिक नाश्ते का अनुभव उसे कभी नहीं हुआ था। उसके लिए नाश्ता किसी शांत सभा की बजाय आकाश गंगाओं की टक्कर जैसा था, जहां परिवार का हर सदस्य अपनी अलग धुन पर चलता था। हर किसी की अलग पसंद थी। जिन्हें टोस्ट और जैम कुतरती थी, एवी शहद वाले फूले हुए सीरियल खाता था। डेविड धैर्य से स्क्रैम्बल्ड अंडों का इंतजार करता था और ऑर्ली कुछ भी खाने से इनकार कर देती थी। एला के लिए साथ खाने का मतलब था एक जैसा भोजन खाना। जब सबकी प्लेटें अलग हों तो एकता कैसी। फिर भी नाश्ता महत्वपूर्ण था। हर सुबह वह यह सुनिश्चित करती थी कि उसके बच्चे कैंडी या किसी दूसरे जंक फूड के सहारे दिन की शुरुआत ना करें। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। रसोई में पहुंचते ही उसने ना तो कॉफ़ी बनाई, ना संतरे निचोड़े, ना टोस्ट तैयार किया। इसके बजाय वह सीधे मेज़ पर बैठ गई और अपना लैपटॉप खोल लिया। वह इंटरनेट पर यह देखने के लिए लॉगिन हुई कि क्या अजीज़ का कोई ईमेल आया है, और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ईमेल आया था। प्रिय एला, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच हालात बेहतर हो गए हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कल सुबह सुबह नुमुस्टेनांगो गांव छोड़कर निकल पड़ा। अजीब बात है, मैं वहाँ केवल कुछ दिन रहा, फिर भी विदा लेते समय मुझे गहरा दुख हुआ, मानो किसी प्रिय मित्र से बिछड़ रहा हूँ। क्या मैं कभी ग्वाटेमाला के इस छोटे से गांव को फिर देख पाऊंगा? मुझे नहीं लगता। हर बार जब मैं किसी प्रिय जगह को छोड़ता हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ रहा हूँ। मेरा मानना है कि चाहे हम मार्को पोलो की तरह दुनिया भर में यात्रा करें या जन्म से मृत्यु तक एक ही जगह रहें, जीवन लगातार जन्मों और मौतों की श्रृंखला है। क्षण जन्म लेते हैं और क्षण मर जाते हैं। नई अनुभूतियों को जन्म लेने के लिए पुरानी अनुभूतियों को समाप्त होना आवश्यक है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? मोमोज टेनांगो में रहते हुए मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारी आभा ऑरा की कल्पना करने की कोशिश की। कुछ ही देर में मेरे मन में 3 रंग उभरे: गर्म पीला, संकोची नारंगी और शांत धात्विक बैंगनी। मुझे लगा ये तुम्हारे रंग हैं, अलग अलग भी सुंदर और साथ मिलकर भी। ग्वाटेमाला में मेरी अंतिम मंजिल चाजुल है। मिट्टी के घरों और उम्र से अधिक बुद्धिमान आंखों वाले बच्चों का एक छोटा सा नगर। यहाँ हर घर में महिलाएं शानदार कालीन और बुनाई का काम करती हैं। मैंने एक वृद्धा से कहा कि वे मेरे लिए एक कालीन चुने और बताया कि वह नॉर्थैम्पटन में रहने वाली एक महिला के लिए है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने पीछे रखे विशाल ढेर में से एक कालीन निकाला। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, वहाँ 50 से भी अधिक कालीन थे, हर संभव रंग के। लेकिन जो कालीन उसने तुम्हारे लिए चुना, उसमें केवल 3 रंग थे: पीला, नारंगी और बैंगनी। मुझे लगा यह संयोग तुम्हें बताना चाहिए। अगर वास्तव में भगवान के ब्रह्मांड में संयोग जैसी कोई चीज़ होती है, क्या कभी तुम्हें ये विचार आता है कि हमारा ये संवाद शायद संयोग का परिणाम नहीं है? स्नेह सहित अजीज,
पुनश्च यदि तुम चाहो तो मैं ये कालीन डाक से भेज सकता हूँ, या फिर उस दिन तक संभाल कर रख सकता हूँ जब हम कॉफ़ी पर मिलें, और तब तुम्हें स्वयं दे दूँ। एला ने आंखें बंद कर लीं और कल्पना करने लगी कि उसकी आभा के रंग उसके चेहरे के चारों ओर फैले हुए हैं। दिलचस्प बात यह थी कि उसके मन में जो छवि उभरी वह उसकी वर्तमान छवि नहीं थी, वह 7 साल की छोटी बच्ची थी। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपनी माँ याद आई, कमर पर पिस्ता हरे रंग का एप्रन बांधे, हाथ में मापने वाला कप लिए, दर्द से भरा चेहरा लिए एक जगह खड़ी हुई। दीवारों पर टंगे चमकीले कागजी दिल याद आए, और फिर उसके पिता का शरीर जो छत से लटक रहा था, मानो क्रिसमस की सजावट का हिस्सा बनकर घर को उत्सव जैसा रूप देना चाहता हो। उसे याद आया कि किशोरावस्था में उसने अपनी माँ को अपने पिता की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया था। तब उसने स्वयं से वादा किया था कि जब वह शादी करेगी तो अपने पति को हमेशा खुश रखेगी और अपनी माँ की तरह अपने विवाह को असफल नहीं होने देगी। इसी संकल्प में उसने किसी ईसाई पुरुष से विवाह नहीं किया और अपने ही धर्म में शादी की। कुछ वर्ष पहले ही उसने अपनी बूढ़ी होती माँ से नफरत करना छोड़ा था। हाल के वर्षों में उनके संबंध अच्छे रहे थे, लेकिन सच ये था कि अतीत की यादें आज भी उसके भीतर बेचैनी पैदा कर देती थीं। मॉम, पृथ्वी से मॉम का संदेश। मॉम सुन रही हो? पीछे से हंसी और फुसफुसाहट की आवाज आई। एला ने मुड़कर देखा। 4 जोड़ी आंखें उसे मनोरंजन के साथ देख रही थी। ऑर्ली, एबी, जेनेट और डेविड। आज एक दुर्लभ घटना हुई थी। सभी एक साथ नाश्ते के लिए आ गए थे और अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजीब जीव हो। ऐसा लग रहा था कि वे काफी देर से वहां खड़े थे और उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रभात सबको, एला मुस्कुराई। आपने हमें सुना क्यों नहीं? ऑर्ली ने आश्चर्य से पूछा। तुम उस स्क्रीन में पूरी तरह खोई हुई लग रही थी, डेविड ने बिना उसकी ओर देखे कहा। एला की नज़र अपने पति की नज़र का पीछा करते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर पहुंची। वहां अजीज जेड जहारा का ईमेल खुला हुआ था। एक पल में उसने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे साहित्यिक एजेंसी के लिए बहुत पढ़ाई करनी है, एला ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैं अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही थी। नहीं, आप नहीं कर रही थी, एवी ने गंभीर स्वर में कहा। आप ईमेल पढ़ रही थी। एला ने सोचा, किशोर लड़कों में ऐसी कौन सी बात होती है कि वे हर किसी की गलती और झूठ पकड़ने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। लेकिन राहत की बात यह थी कि बाकी किसी को इसमें रुचि नहीं थी। वे सब अब कहीं और देख रहे थे, रसोई के काउंटर की ओर। ऑर्ली ने वह प्रश्न पूछा जो सबके मन में था। मॉम, आपने आज हमारे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? एला ने काउंटर की ओर देखा। वहाँ न कॉफ़ी बन रही थी, न चूल्हे पर स्क्रैम्बल्ड अंडे थे, न ब्लूबेरी सॉस के साथ टोस्ट। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, मानो भीतर कोई आवाज़ एक निर्विवाद सत्य बोल रही हो। सचमुच? वह नाश्ता बनाना कैसे भूल गई? Subscribe, subscribe, subscribe.